नमस्कार बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की गणित की कार्यपुस्तिका उपचारात्मक शिक्षण के आकलन 1 को इस वीडियो में हल करेंगे। तो देखिए, इसमें आपकी संख्या पद्धति एवं बहुपद के जो कार्यपत्रक हमने किए हैं उनसे संबंधित ये आकलन है। तो इसको हम शुरू करते हैं। तो आइए बच्चों, पहला सवाल आपके सामने है, क्या हम जीरो को P/Q के रूप में लिख सकते हैं? जीरो को शून्य भी कहते हैं। तो इसके आंसर में हमें क्या लिखना है? हाँ, आपका पहला ऑप्शन ए राइट होगा इसमें। क्यों? क्योंकि जीरो एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 परिमेय संख्याएं हैं, तो इसमें निकाल कर बता रखी है आपके ऑप्शन में। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट होगा, लेकिन कैसे निकालते हैं वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये कह रहा 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के मध्य की कितनी संख्याएं निकालनी है? 3 परिमेय संख्याएं। तो कैसे याद करते हैं? तो बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में भी इसका प्रश्न आता है और आएगा। तो देखिए 3 और 4 के बीच कितनी निकालनी है? 3। तो आपको देखिए भिन्न के रूप में नहीं है ना, तो आपको क्या करना है? 3 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो 3 में आप 1 जोड़कर योग कर लीजिए, कितने हो गए? 4। यानी 3 में आपने 1 जोड़ा, कितने हो गए? 4। अब इनका हर जो है इनको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे 3/1 और इसको लिखेंगे 4/1। ठीक है। अब दोनों के हर को क्या करना है? 4 बनाना है। ठीक है। तो 4 बनाने के लिए देखिए, किसी भी भिन्न को अगर हम समान संख्या से अंश व हर को समान संख्या से गुणा करते हैं तो वो भिन्न सेम ही रहती है, उसका मान चेंज नहीं होता है, वो तुल्य भिन्न हो जाती है। तो आपको क्या करना है? इसको 4/4 से क्या करना है? गुणा। इसको भी किससे करना है? 4/4 से। आगे बात समझ में? गुणा करके लिख लो, 3 चौक 12, अंश क्या आ जाएगा? 12, हर क्या आएगा? 4 एका 4। इसका देखिए 4 को 4 से करेंगे तो 16, नीचे क्या आ जाएगा? 4। देखिए दोनों का हर समान हो गया है। अब आपको क्या करना? अंशों को देखो आप, 12 और 16 है। क्या है? 12 और 16। तो 12 के आगे कौन सी संख्या आती है? 13/4, 14/4, 15/4, फिर 16/4। तो आपको 3 चाहिए ना, बीच में चाहिए, मध्य में। तो देखिए तीनों आ गई, 13/4, 14/4, 15/4, जो आपके ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है। अगर ये कहता है कि 3 नहीं, आपको 6 ज्ञात करनी है, 5 ज्ञात करनी है, तो आपको क्या करना है? 5 ज्ञात करनी है तो 5 + 1 करके 6 हो जाता, और इनके हरों को हमें क्या करना है? 6 के रूप में बनाना था। हर अनिवार्य रूप से 6 होना चाहिए। अंश तो चाहे कितना ही हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। हर आपका क्या होना चाहिए? जितनी संख्या ज्ञात करनी है उसमें 1 जोड़ के जो आंसर आता है वो आपका क्या होना चाहिए? हर होना चाहिए। ठीक है। कोई सी भी संख्या ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, प्रत्येक परिमेय संख्या है। तो देखिए इसके लिए मैंने आपके लिए पहले लिख के बता रखी है। ये कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, वास्तविक संख्या। तो एक बात ध्यान रखना बच्चों, ये जो सारी संख्याएं हैं ये सब वास्तविक संख्याओं में आ जाती है। इसके लिए आप इसको देखिए एक बार, मैंने लिखकर आपके लिए प्राकृत संख्याएं, आप जानते ही हो कि भाई प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर 1 2 3 4 अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है? अनंत तक, जिसका कोई अंत नहीं है। फिर पूर्ण संख्याएं, जब प्राकृत संख्याओं में हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाती है। यानी कि सभी प्राकृत संख्याएं किस में आ जाती है? पूर्ण में आ जाती है। तो ये कौन सी संख्या हो जाती है? पूर्ण। तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर 0 1 2 3 से अनंत तक जाती है। फिर देखिए पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं आ जाती है। देखिए पूर्णांक के अंदर आपके प्राकृत भी आ गई, यहाँ से 1 से शुरू हो रही है, पूर्ण भी आ गई, 0 से शुरू हो रही है, और अब ऋणात्मक को इसमें अगर हम शामिल कर लेते हैं तो ये पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। और एक बात ध्यान रखना, पूर्णांक हमेशा पूरे अंकों के रूप में होती है, बटे हुए के रूप में, भिन्न के रूप में, ये पॉइंटों में नहीं होती है।
दशमलव के रूप में नहीं होती। जैसे अगर आप 1/2 ले रहे हो तो ये आपके पूर्णांक नहीं है, ये परिमेय में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? परिमेय में। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर 0 नहीं होता है। ये जो चिन्ह आता है बराबर को, ये तिरछी लाइन काटती है, ये बताती है कि q बराबर क्या नहीं है? 0 नहीं होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अब देखिए ये सारी संख्याएं परिमेय में आ गई, और परिमेय संख्याओं में अगर हम अपरिमेय संख्याएं और शामिल कर दे तो ये सारी संख्याएं मिलके क्या हो जाती है? वास्तविक संख्याएं हो जाती है। क्या हो जाती है? वास्तविक संख्याएं। इस प्रश्न को आप ध्यान से समझना कि प्रत्येक परिमेय संख्या है तो ये ऊपर वाली सारी परिमेय संख्या है ना, प्राकृत भी परिमेय है, पूर्ण भी परिमेय है, पूर्णांक भी परिमेय है, ठीक है। तो ये सारी किस में आ गई? परिमेय में। और परिमेय क्या है? वास्तविक में। तो आपका चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा, वास्तविक संख्या। कौन सा होगा? वास्तविक संख्या। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय, देखिए परिमेय और अपरिमेय को समझना एक बार। परिमेय जिसे हम परिभाषित कर सकते हैं, जिसका मान फिक्स होता है। क्या होता है? जिसका मान फिक्स होता है, चाहे दशमलव के बाद ही हो या दशमलव के बाद आवर्ती शांत दशमलव हो, ठीक है। आवर्ती शांत दशमलव हो तो वो क्या आती है? परिमेय होती है। और अशांत अनावर्ती होता है वो अपरिमेय होता है, ठीक है। तो 22/7 ये परिमेय है। क्यों है? 22/7 का मान जो होता है एक दशमलव के बाद फिक्स संख्या के बाद में वही संख्याएं बार बार आती रहती है। मैंने पिछली वीडियो में समझाया था। और 0 एक परिमेय संख्या है। √2 अपरिमेय संख्या है। √4 क्या है? 2 × 2 लिखते हैं अंडर में, तो 2 में से एक बार आ जाएगी तो क्या आ जाएगा? √4 का वर्गमूल क्या होगा? 2। तो ये भी आपके परिमेय है। तो आपका इसमें तीसरा ऑप्शन √2 क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, ये क्या कह रहा है? निम्न में से अपरिमेय संख्या है। इसमें भी अपरिमेय संख्या जिसका मान फिक्स नहीं होता है। देखिए पहला ऑप्शन आपका उत्तर भी ये पहला ऑप्शन ही राइट होगा। क्या होगा? पहला ऑप्शन ही 9 √2, क्योंकि √2 यहाँ अपरिमेय में है। इसको हम बाहर नहीं ला सकते, बाहर लाते हैं तो इसका मान दशमलव में अनंत तक जाता है, ठीक है। और ये जो 2 नंबर का आप कहोगे भी ये अनंत तक जा रही है, तो देखिए इसमें कौन सा है? शांत अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती 3 और 2 बार बार आ रहे हैं। 3 और 2 क्या आ रहे हैं? बार बार। तो इसे कहते हैं हम अशांत आवर्ती। और 9 √4 है तो 4 का क्या वर्गमूल क्या होता है? 2। तो ये क्या है? परिमेय है। ये भी परिमेय है। 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। तो ये सारे तीनों परिमेय है। और जबकि 9 √2 आपके अपरिमेय है। तो इसका पाँचों में क्या आएगा? ए। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, x² - 2x + 1 में बहुपद की घात है। और बहुपद की घात क्या होती है? आपको पता है, उस बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है उस बहुपद की घात कहलाती है। तो इसमें देखिए x की घात 2 है, x² है, तो इस बहुपद की घात भी क्या होगी? 2। ए ऑप्शन आपका सही होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 7, ये क्या कह रहा है? 3x³ + x² - 1 में x² का गुणांक है। यानी x² किससे गुणा हो रहा है? तो देखिए x² के साथ कोई संख्या दिखाई नहीं दे रही है, और जिसके साथ कोई संख्या दिखाई नहीं देती है इसका मतलब उसके साथ 1 होता है। तो यहाँ देखिए आगे प्लस का चिन्ह है तो ये प्लस का 1 आएगा, ठीक है। अगर माइनस का चिन्ह होता तो फिर आपका आंसर -1 होता, ठीक है। इस प्रकार आपका इसमें 7वें का से ऑप्शन सही होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 8, इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखना बच्चों। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक शांत दशमलव संख्या होती है। देखिए ऊपर हमने परिमेय अपरिमेय संख्या पता की ना, तो उसमें परिमेय, तो शांत दशमलव संख्या हमेशा परिमेय संख्या होती है। आपको यहाँ रिक्त स्थान में भरना है परिमेय संख्या, ठीक है। फिर देखिए प्रत्येक अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, अशांत है लेकिन आवर्ती यानी वही संख्याएं बार बार आ रही है जो मैंने प्रश्न नंबर 5 में ये दूसरा बताया था।
कि ये 3 और 2 ही बार बार आ रहे हैं, तो ये क्या है, परिमेय होती है। इसमें भी क्या होगा, ये परिमेय होती है, परिमेय संख्या होती है। यहाँ आपको परिमेय भरना है। क्यों, प्रत्येक अशांत आवर्ती, आवर्ती का मतलब बार बार आना, वही संख्या। और फिर देखिए प्रत्येक अशांत अनावर्ती, ये दोनों है तो अशांत, लेकिन इसमें वही संख्या बार बार आ रही। और इसमें अशांत अनावर्ती में एक ही संख्या बार बार नहीं आती है, हर बार अलग अलग संख्या आती रहती है। तो ये क्या होती है, अपरिमेय होती है। ठीक है, अशांत अनावर्ती अपरिमेय होती है, अपरिमेय संख्या होती है। 22/7 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो देखिए ये अशांत आवर्ती दशमलव जो संख्या है ना, ये वाला, ये इसका आंसर है। तो आपको इसमें लिखना है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, आवर्ती दशमलव, दशमलव। ठीक है, इसका आंसर। अब देखिए प्रश्न नंबर 10, ये कह रहा है √6 इंटू √27 बराबर है। तो √6 और 27 किसके बराबर है, तो गुणा करना है। तो देखिए √6 को हम किससे गुणा करते हैं, √27 से। तो दोनों को गुणा करते हैं, तो इसको आप अंडर में इस प्रकार भी लिख सकते हो, √6 इंटू 27 गुणा करते हो तो क्या आता है, √162। ठीक है, अब 162 को देखिए आप इस प्रकार लिख सकते हो, 81 इंटू 2, क्योंकि 81 को 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 162। तो अब देखिए 81 किसका वर्गमूल होता है, 9 का। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 √2 रह जाएगा, क्योंकि 2 का वर्गमूल होता ही नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, 2√3 प्लस √3। तो इस √3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1√3। तो 2√3 और 1√3 कितने होते हैं, 3√3 होता है। इसका आंसर डायरेक्ट तो क्या होता है, 3√3। ये एक तरीका। दूसरा तरीका, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है। तो आप √3 को बाहर कॉमन ले लीजिए, फिर क्या बच गया, यहाँ तो बच गया 2 और यहाँ क्या बच गया 1। ठीक है, तो अब देखिए √3 इंटू 2 और 1 कितने होते हैं, 3। इन दोनों गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3√3। ये दोनों तरीके आपके सामने मैंने बता दिए हैं। एक तरीका तो 2√3 और 1√3। तो 2 और 1 कितने होते हैं, 3। तो 3√3। एक आंसर तो शॉर्ट में ये हो गया और एक आंसर आपके ये हो गया, दूसरा तरीका। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 12, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। ये सवाल हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो हरों का परिमेयकरण मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आपके ऐसे 2 रूपों में हो, यानी कि 2 संख्याएं हो, प्लस माइनस का चिन्ह अंदर हो, तो आपको किस प्रकार करना है। और मान लो एक ऐसे ही संख्या दे रखी है जैसे 1/√2। अब इसका करना है तो इसे कैसे करते हैं, तो देखिए एक इसको बता रहा हूँ, सिंगल संख्या है हर में नीचे। तो इसको आप क्या करना है, जो नीचे संख्या है उसी संख्या से क्या है, अंश व हर को गुणा करना है। किसे, अंश व हर को गुणा करना है। √2 है तो √2/√2 से। अब देखिए इसको हम 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। √2 को √2 से गुणा करते हैं तो ये हो जाता है √2 इंटू 2। तो फिर क्या हो जाएगा, 2 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो √2/2 आ जाएगा। यह आपका आंसर हो जाएगा। अब सवाल कौन सा है आपके, ये वाला। इसमें क्या करना है कि जो चिन्ह आपके यहाँ होता है उसके विपरीत चिन्ह से जो हर में संख्या है उसी से अंश व हर को गुणा करना है। ठीक है, तो इसको लेते हैं। इसके 2 रूपों में कराऊंगा, क्योंकि ये √, अगर हम केवल 7 के ऊपर ही मानते हैं, क्योंकि पूरा आगे तक नहीं आ रहा है, तब इसका आंसर अलग आएगा। और पूरे पे मानते हैं तो इसका आंसर अलग आएगा। इसलिए हम पहले एक बार पूरे पे मान के करते हैं, यानी दोनों पे √ मान के करते हैं। तो कैसे करेंगे, 1/√2 में 7 - 2, दोनों को हम √ में मान रहे हैं। अब देखिए इसका परिमेयकरण करने के लिए आपको क्या, अंश व हर को विपरीत चिन्ह की संख्या से गुणा करना है। √7 - 2 है यहाँ, तो आपको प्लस के 2 लेने हैं। यहाँ भी क्या लेना है, √7 + 2, दोनों को हम √ में मान रहे हैं। ठीक है, इसमें अब देखिए
ये जो सवाल आपके जो सिचुएशन आई है इसमें कौन सी सर्व समीकरण लगेगी, तो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, इस रूप में ये हो गया आपके। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, ठीक है। ये सर्व समीकरण लगा के हम आराम से कर सकते हैं। तो देखिए करते हैं। तो ये तो आपके क्या हो गया ए, ये हो गया आपके बी, ये आपके ए, ये हो गया बी, ठीक है। तो एक बार माइनस है, एक बार प्लस में। अब आपको क्या करना है, इसको हम स्क्वायर में लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7 + 2 आ जाएगा। बटे हुए में देखिए इसको करेंगे हम तो ए स्क्वायर के रूप में, यानी कि अंडर रूट 7 का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो देखिए नीचे ले लेता हूँ मैं अंडर रूट 7 + 2 बटे हुए में, ये 7 का 7 से करेंगे तो 7 ही आ जाएगा, और यहाँ माइनस में अंडर रूट 2 को करेंगे 2 से तो 2 आ जाएगा। अब देखिए ऊपर की संख्या आपके 7 + 2 ही है, नीचे में क्या आ गई 7 में से 2 गए तो 5। एक आंसर तो ये है अगर हम इन दोनों को अंडर रूट में मानते हैं तो, और केवल 7 को अंडर रूट में मानते हैं तरीका वही है, केवल आंसर थोड़ा चेंज आएगा, हर चेंज आएगा, ऊपर की सेम रहेगी। तो देखिए इसमें क्या होता है 1/√7 - 2, केवल 7 को मान रहे हैं, इसको हम गुणा करेंगे √7 + 2 √7 + 2 से, ठीक है। तो यही सर्व समीकरण लगेगी। तो यहाँ हो जाएगा आपके, इन दोनों को गुणा करते हैं तो अंडर रूट, इधर ले लेते हैं आगे, अंडर रूट 7 + 2, और यहाँ करते हैं तो देखिए अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर खोलते हैं तो यहाँ तो आंसर आ रहा है आपके अंडर रूट 7 + 2 बटे हुए 7 को 7 से करते हैं तो 7 ही आएगा, क्योंकि 7 7 49 है, अंडर रूट खोलेंगे तो 7 आ जाएगा, माइनस 2 को 2 से करेंगे तो 4। तो आपका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 7 + 2 बटे हुए 7 में 4 गए तो 3। ये दोनों आंसर आएंगे, ठीक है। आप जो अच्छा लगे आप उसको कर ले। अब देखिए प्रश्न नंबर 13, बहुत ही इजी सवाल है, कार्यपत्रक को आप ध्यान से देखें। अब देखिए जब x बराबर -1 हो तो f(x) बराबर 5x - 4x का स्क्वायर प्लस 3 का मान होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, x की जगह -1 लिखना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको क्या लिखना है, -1 लिखना है। तो देखिए मैं डायरेक्ट भर देता हूँ 5, x की जगह -1 माइनस 4, x की जगह -1 का होल स्क्वायर प्लस के 3। देखिए हल करता हूँ, 5 को -1 से गुणा करता हूँ तो क्या आ जाएगा, -5 आएगा। अब देखिए ये तो है -4, ठीक है, और ये क्या है प्लस का -1 है, इसका स्क्वायर करते हैं तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, 1 को -4 से गुणा करेंगे तो 4। अब ये प्लस के 3। अब देखिए माइनस की संख्या जुड़ जाएगी, तो माइनस के कितने हो गए 9, प्लस के हो गए 3। अब 9 जो बड़ी संख्या है उसी का चिन्ह लगेगा, 9 में से 3 गए तो क्या बच जाएंगे -6। आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 14, इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे बच्चों, तो आपको ध्यान से देखना है वीडियो को और ध्यान से समझना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 14, PT का मान जब 2 + t + 3t² - t³ में t बराबर 0 लेते हैं, यानी जहाँ जहाँ t है वहाँ 0 लिखना है, तो इसका मान क्या आता है। तो देखिए यहाँ लिखता हूँ मैं 2 + t की जगह क्या लिखना है 0 + 3, फिर यहाँ t की जगह 0 का स्क्वायर माइनस t की जगह 0 का क्यूब, ये मैं लेता हूँ। हल करते हैं, देखिए 2 का 2 प्लस यहाँ का 0 0 प्लस देखिए 0 का स्क्वायर 0, और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वो भी क्या हो जाती है 0, माइनस 0 का क्यूब 0 ही होता है, ठीक है। तो ये 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 आंसर, ठीक है। अब देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सवाल भी, बहुपद px बराबर 2x + 7 का शून्यक है,
ये प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और आपके एग्जाम में वार्षिक में पूछा जा सकता है। तो देखिए, शून्य ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो ये पद है इस 2x + 7 इसके बराबर में आपको क्या लिखना है, 0। अब क्या करना है, x को इधर रखना, बाकी सब संख्या को उधर भेजना है। भेजने का काम क्या है, आपको स्टेप वाइज करना है। कैसे करना है, देखिए पहले 2x इधर रहेगा, 7 को उधर भेजेंगे तो 7 प्लस का है तो उधर जाते ही किसका हो जाएगा, -7। अब x को सिंगल रखना है, इसके साथ में क्या है 2 को उधर भेजेंगे तो ये गुणा में है तो कहाँ जाएगा, भाग में। तो x बराबर -7/2। ठीक है, जो इधर गुणा में होता है उधर भाग में चला जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये इसका शून्यक है। प्रश्न नंबर 16, इसमें भी आपको क्या है, शून्य ज्ञात करना है। किसका, -5x + 5 का। तो ये तरीका अपने पास है कि -5x + 5 बराबर क्या लेना है, 0। अब बाकी की संख्या को उधर पक्षांतरण करना है। तो पहले -5x बराबर 5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। अब इस -5 को उधर भेजना है तो x बराबर -5 पहले से ही है, ये गुणा में है तो कहाँ जाएगा, भाग में -5। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 का भाग 5 में देंगे, एक बार जाएगा तो आपका इसका शून्य क्या आ जाएगा, 1। आपका आंसर 1 आएगा। प्रश्न नंबर 17, x² + 4x + 4 के गुणनखंड कीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए x² प्लस मध्य पद के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर बाह्य पदों का जो गुणनफल होता है उसके बराबर आए और जोड़ने या घटाने पर मध्य पद आपको प्राप्त हो जाए। तो देखिए बाह्य पदों गुणा क्या है, 4 × 4 और मध्य पद क्या है आपका 4x। तो 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 2x + 2x + 4। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन लेना है। इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बच गया, x + 2 और यहाँ प्लस क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ बच जाएगा x + 2। तो आपका आंसर हो जाएगा, ये दोनों वापस कॉमन आ गए तो x + 2 और ये वापस क्या बच गया, बाहर के इधर का x और ये प्लस के 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, बहुपद 2x + 3y³ का प्रसार लिखिए। तो आपको कार्यपत्रक 16 में आपने जो सरसमीका 1 देखी थी उसके आधार पे करना है कि x + y³ उसको हम कैसे खोलते हैं। तो x³ + 3xy² + 3x² y y³ इस रूप में खोल सकते हैं। आपको मैंने ये भी बताया था भाई, आप इन दोनों को एक साथ भी लिख सकते हो क्यूब को और इन दोनों को पीछे रख सकते हो। ठीक है, तो इसके आधार पे करते हो। तो देखिए ये तो हो गया आपके x, ये हो गया आपके y। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2x लिखना है इसी सरसमीका में, यहाँ से बराबर के आगे वाली में। तो देखिए x³ की जगह तो 2x³ हो जाएगा, फिर प्लस 3x की जगह 2x, फिर y की जगह 3y + 3, यहाँ 3y का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा, x² है तो 2x²। यहाँ देखिए y की जगह 3y + 3y³। ठीक है, बस हल करना है। 2x³ है, इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8x³ या 3 प्लस देखिए 3y² करेंगे पहले तो 3 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, फिर 9 को 2 से करेंगे 18, 18 को 3 से करेंगे तो 18 × 54। तो यहाँ हो जाएगा 54xy²। फिर देखिए प्लस यहाँ देखिए 2 का क्या करना है, 2x² का तो 2 दूनी 4x² हो जाएगा। 4 को हम किससे करेंगे, 3 से, 4 3 12, 12 को 3 से करेंगे 12 36। तो यहाँ हो जाएगा 36x² प्लस देखिए 3y³ करना है तो 3 को 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे तो 27, 3 3 का
9 9 3 27 वाई क्यूब। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 19, इसमें क्या करना है, ये कह रहा है कि 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर का प्रसार लिखिए। तो इसमें क्या करना, आपको ये सरसमीका काम में लेनी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लेते हैं तो क्या करते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाली सरसमीका आपको काम में लेनी है। तो देखिए जहाँ जहाँ 2x है वो a और b के रूप में, इसको तो हम a मानेंगे, इसको b मानेंगे। तो इस सरसमीका के रूप में लिखना है तो a स्क्वायर की जगह 2x का स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 a की जगह 2x और b की जगह 3y, क्या लिखेंगे 3y, प्लस b की जगह 3y का स्क्वायर। इसे हल करेंगे, 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6 6 दूनी 12 xy हो जाएगा, प्लस 3 3 9y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 20वां जो प्रश्न है, ये दोनों प्रश्न सेम है, लेकिन क्या है, इसको खोलने पर हमारे पास ये आंसर आया है और यहाँ इस आंसर से इसको वापस क्या बनाना है, प्रश्न के रूप में बनाना है। देखिए बिल्कुल सेम है, 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y का स्क्वायर। तो आपको इसको क्या करना है, इस जो 2 स्टेप है उसी रूप में करना है। इसको तो आपको क्या लिखना है, इस रूप में लिखना है। तो आप यहाँ लिख सकते हो डायरेक्ट 2x का स्क्वायर माइनस 2x 3y प्लस 3y का स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम, मध्य की चीज़ें तो सब छोड़ देते हैं और बाह्य जो पद होते हैं उनको दोनों को लिख लेते हैं। 2x माइनस 3y दोनों के स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, बस सिंपल। तो बच्चों कैसा लगा हमारा वीडियो, हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके। और आपने अगर वर्कबुक का ये आकलन फर्स्ट पहले ही भर लिया है, फिर भी एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू।